अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक है सब लोग? और कैसी तबीयतें हैं, कैसे मिजाज हैं? वीकेंड कैसा गुजरा है सब लोगों का? और क्या क्या किया है इस वीकेंड के ऊपर? कोई प्रोडक्टिविटी? एक दो लोगों के मैसेजेस आए हैं मुझे कि सर कंप्लीट किए हैं उन्होंने ऑर्डर्स। और एक स्टूडेंट है हमारे साजिद महमूद, उनको एक दिन में 3 ऑर्डर्स माशाल्लाह मिले हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बाकी सब लोग जो हैं वो भी, मैंने आप लोगों से कहा था अपनी जो सक्सेस स्टोरी होती है अपने ग्रुप के अंदर लगाया करें, एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ अपनी चीजें शेयर किया करें, अपनी सक्सेस शेयर किया करें। ठीक है, ताकि सब लोगों को मोटिवेशन मिले आपसे, और उन लोगों को भी जो है वो काम करने के लिए टाइम निकालने की अल्लाह ताला जो है वो तौफीक अता फरमाए। शायद इसी वजह से वो काम करने लग जाए, मेरी बातें उनके ऊपर इतनी असर नहीं करती। शायद आप लोगों की सक्सेस देख के जो है वो बाकी सब लोग काम करने पे आ जाए। सर आपकी दोनों वेबसाइट्स को क्या हो गया था? कौन सी वेबसाइट्स? कौन सी वाली दोनों? अभी तो चल रही हैं, डेपर, सेफ्स्काई, और कौन सी थी? किस वेबसाइट, कौन सी वाली वेबसाइट की बात कर रहे हो? ऐसे तो ना करो, दिल को धचका लगता है। मुझे आप अपने पहले उसके बारे में बताएं, मेरी साइट्स को छोड़ें। आप लोग मुझे अपने वीकेंड के बारे में बताएं कि क्या करके आए हैं, उसकी जरा रिपोर्ट दें मुझे। ठीक है, और किस किस ने क्या क्या काम किया है, क्या क्या नया जो है वो ट्राई करने की कोशिश की है, वर्डप्रेस पे किया है काम, फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, या फिर आपने जो है वो आ, किसी और प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, कोई अपना पोर्टफोलियो किसी ने बनाया है, या फिर आपने पीएचपी के अंदर कोई चीजें प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। सिर्फ इसका एंड दोनों चल रही हैं अल्लाह के बंदे, अभी ठीक हुई हैं, कल दोनों बंद थी। अच्छा चलो, कभी कोई सर्वर का मसला आ गया होगा, हो जाता है कभी कभार, मैंने देखा ही नहीं, कोई मसला नहीं। रिपोर्ट 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 मांग रहा हूँ मैं। सब लोगों ने एक एक कमेंट करना है और उसके अंदर बताना है कि मैंने वीकेंड में क्या किया है, क्या नई चीज सीखी है, क्या प्रैक्टिस की है, और वीकेंड के अंदर क्या करके आए, जाया तो नहीं किया। फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक पे चलते हैं। पीएचपी के अंदर हमने लास्ट टाइम कुछ चीजें पढ़ी थी, जिसके अंदर कुछ ऑपरेटर्स थे, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे, फिर उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स थे। ठीक है, उनको हमने पीएचपी के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर लगा के जो है वो देखा था। अमेजोन एफिलिएट कंप्लीट कर रहे हैं अपने कंटेंट के साथ, वेरी गुड। ठीक है, बाकी सब लोग कहाँ तक पहुंचे, क्या क्या कर रहे हैं, और क्या क्या किया है अभी तक? काम दिखाया भी करें ना, कि सर ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, जाके आप देख लें इसको, ये काम किया मैंने। पीएचपी की प्रैक्टिस की है सर, चलें जी, वेरी गुड। बाकी 2 लोगों का कमेंट आया, अभी तक 19 लोग हमें लाइव देख रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि रोजाना की जो हमारी अटेंडेंस होती है वो 70-80 लोगों की होती है, जो फॉर्म फिल करते हैं, अटेंडेंस लगाते हैं। बाकी सब लोग कहाँ हैं? हाँ जी, कुछ इफ एल्स स्टेटमेंट्स पढ़ी थी हमने, ये कंपैरिजन ऑपरेटर की बात की थी। ठीक है, फिर डाई, फिर हमने जो है वो मॉडुलस लेना है, इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है। ठीक है जी, एडिशन की, यहाँ पे कुछ अरेज बनाई, अरेज भी आप सब लोगों को बनानी आ गई हैं। प्रिंट अंडर स्कोर आर के जरिए भी हमने उसको जो है वो कॉल किया, और उसके बाद हमने उसको जो है वो 1 बाय 1 उसके इंडेक्स के ऊपर जाके अगर कोई वैल्यू जो है हमने फेच करनी है तो वो भी हमने करना सीखी। फिर उसके बाद यहाँ पे भी सेम हमने एक अरे बनाई थी। गुड, चैलेंज।
ये कोड मैं आप लोगों को दे दिया करूंगा, जो क्लास के अंदर हम लोग कोड किया करेंगे वो सारे के सारा मैं गिटहब पे, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो वो मिल जाएगा। ठीक है, उस पे से आप लोग देख के, वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती इसकी, क्योंकि आप लोग साथ साथ इसका कोड कर सकते हैं क्लास के ड्यूरिंग भी, और उसके बाद भी 24 घंटे के लिए आपको ये लेक्चर अवेलेबल होता है। आप कभी भी उसको खोल के चेक करके उसमें से जो जो कोड हुआ है आप साथ साथ खुद करें लाइव, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, पीएचपी की प्रैक्टिस की है, गुड। प्रैक्टिकल करवाया था, सब प्रैक्टिस किया है, वेरी गुड। पोर्टफोलियो वेबसाइट पे काम किया है। हसन, आप अपना पोर्टफोलियो का जो लिंक है वो शेयर करें मेरे साथ। और उसवा ने जो है वो भी पीएचपी की प्रैक्टिस की है। चले, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई थी वो सारी क्लियर है अब आप लोगों को? उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? हमने एक एक पीएचपी के अंदर ही, जैसे मैं अगर इस कोड को डाई करूं, हमने एक केस पढ़ा था कि अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो 50 से अबव है तो बेटा पास कर दो उसको, और अगर 50 से कम है तो फिर हमने उसको करना है फेल। ठीक है, वो हमने किया था इफ और एल्स के जरिए। ठीक है, ये दो केसेस थे कि या तो नंबर 50 होंगे, 50 से कम होंगे, या फिर 50 से ज्यादा होंगे, 50 के बराबर भी हो सकते हैं, उसको भी हम पास बोल देंगे। अब अगर दो केसेस से बात बढ़ जाए तो फिर हमने क्या करना है? दो केसेस से बात बढ़ने की बात यह है, दो केसेस से बात बढ़ने की बात यह है कि जी आप कह रहे हो कि जी मार्क्स अगर आपके 90 से अबव है तो ए ग्रेड आएगा, अगर 80 से अबव तो आपका जो है वो बी ग्रेड आएगा, अगर 70 से अबव है तो सी ग्रेड आएगा। इसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, और इसके अंदर हम ग्रेडिंग सिस्टम एक बना सकते हैं कि वो जिस भी जो है वो सेक्शन के अंदर लाई कर रहा है, जिस भी सेक्शन के अंदर जो है वो चाह रहा है उसके नंबर आ रहे हैं, उस सेक्शन की जो भी इको स्टेटमेंट है, जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है, वो आउटपुट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ पहले। ये जो कोड मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने इसी तरह का ना एक कोड खुद से करना है बाद में। वेरिएबल मार्क्स इज इक्वल टू, मैं कोई भी नंबर उसके अंदर अभी स्टोर करवा देता हूँ। लेट सपोज मैं उसको 75 जो है वो दे दिया कि मेरे 75 मार्क्स। ठीक है, मैंने इफ स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट की, और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा कि इफ डॉलर साइन मार्क्स आर ग्रेटर देन 90। ठीक है, इसके बाद एंड ऑपरेटर। ठीक है, एंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड डॉलर साइन मार्क्स आर लेस देन 100। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 100 भी कर सकते हो आप लोग। तो आपने इको करवाना है कि जी योर ग्रेड इज ए। ठीक है, चलिए यहां तक हमने काम कर लिया। फिर उसके बाद एक एल्स का ब्लॉक बनाते होते थे, लेकिन अब हमने एल्स का ब्लॉक नहीं बनाना, अब हमने एल्स इफ का ब्लॉक बनाना है, क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन देने वाले हम। ठीक है, कि कंडीशन क्या देनी है कि डॉलर साइन मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, एंड ये वाला एंड लगा लें चाहे ये वाला एंड लगा लें। एंड का मतलब ये होगा कि दोनों कंडीशंस जो हैं वो ट्रू होनी चाहिए आपकी, फिर आपने इस ब्लॉक को चलाना है। ठीक है, डॉलर साइन मार्क्स आर ग्रेटर देन 80 एंड डॉलर साइन मार्क्स आर लेस देन, ठीक है, और इक्वल टू 90। तो आपने जो है फिलहाल यहाँ पे इको करवा देना है योर ग्रेड इज बी। ठीक है, इसी तरह के ब्लॉक्स हम और बना लेते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे नीचे एक और ब्लॉक, एक और ब्लॉक, एक और ब्लॉक। ठीक है, यहाँ तक अभी फिलहाल बंद करके इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज करते हैं। यहाँ पे हम जो है वो 70 कर देते हैं, और यहाँ पे हम जो है वो 80 कर देते हैं। यहाँ पे हमने जो है इसको 60 बोल दिया, इसको हमने जो है वो 70 बोल दिया, इसको हमने जो है वो 50 बोल दिया, और इसको हमने 60 बोल दिया। बी, फिर उसके बाद सी,
सी के बाद कौन सा ग्रेड आता है? डी। ठीक है, डी के बाद ई कर लें या एफ कर लें, ठीक है, इससे भी नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि आप भाई साहब आप फेल हो चुके हैं। तो लास्ट वाला ब्लॉक जो है वो हम एल्स का बनाते हैं, और एल्स के अंदर कोई कंडीशन नहीं देते। एल्स में हम कहते हैं कि कोई भी नंबर उसने अगर दे दिया ना, तो हमने वहां पे इको करवाना है कि यू आर फेल। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले सारे के जो 50 से अबव वाले नंबर हैं वो सारे के सारे हमारे जो हैं वो इन ब्लॉक्स में आ जाएंगे। देखिए 90 से लेके 100 तक के लोग जो हैं, ये ग्रेटर देन 90 है, ये याद रखिएगा। ग्रेटर देन 90, 90 होगा तो वो इस ब्लॉक में लाई करेगा। ठीक है, और 80 होगा तो वो इस ब्लॉक के अंदर लाई करेगा। मैं लेट सपोज इसकी जो वैल्यू है वो मैं रखता हूँ 90, तो फिर देखते हैं कौन सा ग्रेड आता है उसका। यहाँ पे हम उसको जो है वो कर लेते हैं लोकल होस्ट स्लैश बैच टेंस और इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये देखें योर ग्रेड इज बी। क्यों? क्योंकि हमने उसका क्राइटेरिया ये बनाया कि 90 से अबव मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, 80 से अबव मार्क्स है 90 हो तो फिर बी ग्रेड, अगर 80 है तो फिर वो नीचे वाले ब्लॉक में लाया करेगा, अगर 70 है तो फिर वो नीचे वाले ब्लॉक में लाया करेगा। तो इस तरह जो है ये ग्रेडिंग जो है वो चलती आ रही है। तो अगर मैं इसके मार्क्स जो है वो 50 कर देता हूँ, तो यहाँ से जो है वो यू आर फेल वाला ब्लॉक जो है वो चलेगा। बाकी सारे ऊपर वाले ब्लॉक जो हैं वो बंद हो जाएंगे, वो नहीं चलेंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि हम जितने मर्जी केसेस बना लें, हमने सिर्फ एल्स इफ लगाना है, आगे कंडीशन देनी है और उसका ब्लॉक, उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट करवानी है, फिर एल्स इफ, फिर उसका ब्लॉक और उसकी स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जितने मर्जी ब्लॉक्स बनाते जाए, लास्ट पे एक एल्स का ब्लॉक इसलिए बनाते हैं कि यूजर कोई भी नंबर जो है वो एंटर कर सकता है। ठीक है, आपको वो कोई लेट सपोज यहाँ पे ये नंबर दे देता है जो कि नंबर 100 के अंदर लाए ही नहीं करता। ठीक है, तो फिर यू आर फेल। आप लोग इसको इस तरह से मैनेज कर लें, या फिर आप इसको भी एल्स इफ बनाएं। ठीक है, एल्स इफ, और इसको कंडीशन दें एक कि डॉलर साइन मार्क्स आर लेस देन 50। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 50 कर लेंगे। अगर तुम्हारे 50 मार्क्स हैं या 50 से छोटे हैं, कम है, तो तुम्हारा ये नंबर है। ठीक है, तुम फेल हो। हमने ऊपर क्या नंबर दिया है जी? अब हम दे रहे हैं लेट सपोज कोई 17 मार्क्स हैं किसी के, तो वो आएगा जी यू आर फेल। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा एम ही आके कोई डिजिट जो है वो एंटर कर देता है, हमने ना असल में यूजर को पागल समझना है कि यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है। तो इको यहाँ पे कोई भी मैसेज शो करवा दो, स्ट्रेंज योर नंबर्स आर नॉट वैलिड। ठीक है, इस तरह का कोई मैसेज शो करवा दें। आप लोग कुछ भी मतलब कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे लेके चलना है। तो ये तो फेल है, यहाँ से हम कोई नंबर ऐसा इनपुट करवा देते हैं जो कि लाई नहीं करता इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने जी कोई नंबर दिया तो इसने ये इसको मैसेज शो करवा देना। हाँ जी बिल्कुल, यूजर से भी ले सकते हैं इनपुट, वो फॉर्म बना के आप लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अभी फिलहाल इसको देख लें, इफ एल्स, एल्सिफ वाले ब्लॉक्स जो हैं वो कंप्लीट है आप लोगों के। आखिरी वीक है जी ये जो हमने आज स्टार्ट किया है आप लोगों की ट्रेनिंग का। आज 45th लेक्चर है हमारा। अभी मुझे अंजला साहब का मैसेज आया है और 50 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होने हैं, तो तकरीबन 4-5 लेक्चर्स बाकी हैं। टुडे इज 45th लेक्चर, और सुफियान साहब यू हैव टू कंप्लीट 50 लेक्चर्स। ठीक है, तो ये आप लोगों के जो है वो जो कोर्स है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है, आखिरी कोई 4-5 लेक्चर्स बाकी हैं। तो जितना जल्दी जो है अब पिक करना है, अब ये टाइम है अर्निंग का। ठीक है, अब ये टाइम है पैसे कमाने का। बहुत सारे लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो ट्रैक है वो ऑन स्टार्ट हो गया है, रास्ता जो है उन्होंने स्टार्ट कर लिया है। अब आप लोगों की बारी है और यही दिन है, इन्हीं दिनों को यूटिलाइज करें। बहुत सारे अक्सर जो लोग हैं वो बैच के बाद उनकी अर्निंग स्टार्ट होती है, अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग जो है वो ड्यूरिंग द बैच जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ कंटिन्यू करना है अपनी मेहनत को और इन चीजों को बस प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जरा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? एलसिफ वाला ब्लॉक सब लोगों को पता लग गया कैसे बनाना है? जितने मर्जी आप इसके अंदर केसेस डाल लें, आप ABCDEF से ग्रेड बना लें। ठीक है, आपने कोई और केसेस क्रिएट करने हैं
केसेस बना सकते हैं आप लोग, और उन केसेस के अंदर मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस को दे के यहाँ पे चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है वो मैं आज के टॉपिक की तरफ चलता हूँ। जो आज हमने पढ़ना है, ये पुराने टॉपिक से ही एक चीज थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था कि एक तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात पता चल जाए कि ये एंड और का जो काम है वो हमने कैसे यूज करना है, और दूसरा जो है वो हमें ये पता चल जाए कि इफ एल्स जो है इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं और ज्यादा चीजों को इसके अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये एंड गेट है। और गेट के लिए आपको पता है कौन सा साइन है, ये साइन। और गेट के लिए आप लोग सिंपल और भी लिख सकते हैं, ओ आर और। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको जैसे भी मैनेज करना है, लेकिन कंडीशन उस हिसाब से फिर लिखनी है आपने। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर बात? आगे चले अब। कंफर्मेशन मुझे दे दिया करें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि मैं अब आप लोगों के सामने तो बैठा नहीं हुआ कि आपके फेशियल एक्सप्रेशंस मुझे पता चल जाए और मैं उनसे ये भांप लूं कि जी अब ये चीजें आप लोगों को समझ आ गई और अब हमें आगे चलना चाहिए। तो इस पीएचपी वाले सेक्शन के अंदर आप लोगों की कंफर्मेशन की, आप लोगों की जो है पार्टिसिपेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है मुझे। हाँ जी, स्विच केस भी लगा सकते हैं, उसको भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसका भी सेम यही काम है। स्विच स्टेटमेंट को हम इंशाल्लाह कल को, आई विल ट्राई कि कल इंशाल्लाह उसे पढ़ें। आज जो है वो हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, तो फंक्शंस को लेके चलते हैं फिर आगे। फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि पीएचपी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके अंदर आप लोग एक काम को बार बार करवाओगे बहुत सारी एंटिटीज के लिए सॉरी। एंटिटीज क्या होती हैं, जैसे आप एंटिटीज हैं इस क्लास की। ठीक है, मैं एज अ ट्रेनर एंटिटी हूँ ई रोजगार की। बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो मुख्तलिफ सेंटर्स के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। तो इन एंटिटीज से मिलके एक सिस्टम बनता है, और इन एंटिटीज की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो सेम होती हैं हमने उनको एज अ होल लेके चलना होता है, और इन चीजों को जो है वो हमने कुछ इस तरह देखना होता है कि हम एक जेनेरिक सा सिस्टम बना दें जो सबके लिए इम्प्लीमेंटेबल हो, और हम एक ऐसा फंक्शन बना दें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, और बार बार हमें उस कोड को करने की जरूरत ना पड़े हर एक एंटिटी के लिए। लेट सपोज मुझे एक नाम का वेरिएबल चाहिए, सब लोगों के नाम चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, नेम वन, नेम टू, नेम थ्री, स्टूडेंट वन का नेम, स्टूडेंट वन का, स्टूडेंट टू का नेम, स्टूडेंट थ्री का नेम। अब ये एक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जब मैं एजेस कैलकुलेट करूंगा तो कितने वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे मुझे। तो मतलब ये है कि इतने ज्यादा जो सेम कोड है उसके लिए भी सेम, उसकी भी इंफॉर्मेशन सेम चाहिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन सेम चाहिए। तो बार बार कोड करने की बजाय मैं एक जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड बना के रख लेता हूं, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं हर एक एंटिटी के लिए अगेन एंड अगेन उसी ब्लॉक ऑफ कोड को मैं यूज कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं हर एक एंटिटी के लिए उसको अलग अलग क्रिएट करूं, जिससे मेरे प्रोग्राम का, जिससे मेरी वेबसाइट का लोडिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो। ठीक है, उससे मेरी वेबसाइट की स्पीड के ऊपर फर्क पड़ सकता है, और मुझे भी उस कोड को समझने के अंदर मुश्किल हो सकती है कि फलां कोड मैंने किस स्टूडेंट के लिए किया है, फलां कोड मैंने किस स्टूडेंट के लिए किया है। उसके हल के लिए हम क्या करते हैं, एक जेनेरिक सिस्टम बना लेते हैं, जिस मतलब लेट सपोज मुझे एक मैसेज जो है वो बार बार हर एक एंटिटी को जो है वो शो करवाना है। ठीक है, हर एक एंटिटी के लिए मुझे एक ही मैसेज शो करवाना है, तो मुझे उसको बोलना है कि यू आर रियली अ नाइस पर्सन, हैव अ नाइस टाइम। यही एक जुमला मुझे सब लोगों के लिए लिखना है। तो मैं क्या उतनी इको स्टेटमेंट्स लिखूंगा हर एक बंदे के लिए? नहीं, मैं क्या लिखूंगा, मैं एक दफा उस इको स्टेटमेंट का फंक्शन बना के रख लूंगा, और उस उस फंक्शन के अंदर जितनी स्टेटमेंट्स मुझे उसके लिए चाहिए वो मैं लिख सकता हूँ, जिनको मैंने रिकॉल करना है बार बार। तो मैं क्या करूंगा, जब मुझे चाहिए होगा उस एंटिटी के लिए उस मैसेज को शो करवाना, मैं उस फंक्शन का नाम लिखूंगा और वो फंक्शन दौड़ा चला आएगा, और उस जगह पे आके अपनी सारी की सारी जितना भी ब्लॉक ऑफ कोड उसके अंदर मौजूद है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। और उस ब्लॉक ऑफ कोड को मुझे हर बार जो है वो लिखना नहीं पड़ेगा। जब लिखना नहीं पड़ेगा तो मेरे एरर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। जब लिखना नहीं पड़ेगा तो मेरी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब लिखना नहीं पड़ेगा तो मुझे एरर्स को फाइंड करना जो है वो आसान होगा। जितना कोड कम होगा उतना ज्यादा डेवलपर के लिए
उतना ज़्यादा प्रोग्रामर के लिए चीज़ों को मैनेज करना जो है वो आसान होता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शंस का सहारा लेते हैं ताकि हम एक ब्लॉक ऑफ कोड जिसको हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं उसको हम एक फंक्शन के अंदर रखें और उस फंक्शन को उसके नाम से पुकारें और वो ब्लॉक ऑफ कोड बार बार एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि वाइल क्रिएटिंग अ फंक्शन, अब ये फंक्शन क्रिएशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शंस होते हैं जो पीएचपी के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन आज क्या कर रहे हैं आज हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं वो है कि हम खुद से पीएचपी के अंदर किस तरह फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उनसे अपनी मर्जी के काम ले सकते हैं। अब लेट सपोज मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि मुझे ये फलां स्टूडेंट्स हैं, इनके 6 सब्जेक्ट्स हैं, इनके 6 सब्जेक्ट्स में ये मार्क्स आए हैं। सब लोग अपना अपना 6 सब्जेक्ट्स के अपने अपने जो मार्क्स हैं वो इनपुट करें और इनको इनकी एवरेज बता दी जाए। ठीक है, तो हर एक बंदे के अपने अपने मार्क्स हैं लेकिन एवरेज का फार्मूला तो सेम है। तो अब मैं क्या करूंगा, हर एक बंदे के अलग अलग मैं नंबर्स लूंगा कि उसके फलां के मैथ के अंदर इतने नंबर है, फलां के फिजिक्स के अंदर इतने नंबर है। अब इनको मैंने जमा करना है और इनको मैंने उसके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो डिवाइड करना है। इट इज नॉट द बेस्ट वे टू डू दैट। हम क्या करते हैं, हम एक जनरल फार्मूला बना लेते हैं और उस जनरल फार्मूला को उन सब के सब्जेक्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, हम सबसे कहते हैं कि ठीक है आप अपने अपने नंबर एंटर करें, सिर्फ अगला काम हमारा है, हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड बना के रखा हुआ है जो कि एवरेज कैलकुलेट करता है। आप कोई भी नंबर उसको दे दोगे तो ठीक है, तो एवरेज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी और सबके लिए वो फार्मूला जो है वो सेम रेशियो के साथ चला करेगा, एग्जीक्यूट हुआ करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो दो किस्म के फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस जो हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं पीएचपी के अंदर। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी पीएचपी हमें बहुत सारे फंक्शंस देती है हमारी आसानी के लिए कि हमें उनका कोड खुद से ना करना पड़े और पीएचपी जो है वो उसको बैकएंड के ऊपर खुद ही हैंडल करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब भी कोई फंक्शन का नाम या फंक्शन क्रिएट करना है तो सबसे पहले एक फंक्शन का कीवर्ड लिखना है। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ से एक फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद ये नाम है फंक्शन का, राइट मैसेज लिख लें, रीड मैसेज लिख लें, आपकी अपनी मर्जी है, आप अपने फंक्शन का जो भी नाम रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर उसके बाद ये छोटी ब्रैकेट्स लगाते हैं आप लोग यहाँ पे, इनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। और इन पैरेंथेसिस के अंदर आने वाले लेक्चर्स के अंदर या हो सकता है आज ही हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे जिन पैरामीटर्स को हम लोग यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट्स के अंदर, ये इस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर जो कि करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज्ड है, इसके अंदर हम उन पैरामीटर्स को यूज करेंगे। पैरामीटर्स भी वेरिएबल्स ही होते हैं। ठीक है, जो कि एक फंक्शन के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं जिन वेरिएबल्स को। तो यहाँ पे एक इको स्टेटमेंट लिख लो, बेशक 10 लिख लो, बेशक इसके अंदर सम करवाते रहो, बेशक इसके अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते रहो, जो मर्जी आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये वो कोड होगा जो आपने बार बार रिपीट करना है हर एक एंटिटी के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस एक मैसेज को लिख के रख लेते हैं क्योंकि ये हमने हर एक एंटिटी के लिए जो है वो इको करवाना है। तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि बेटा यहाँ पे हर दफा इको लिखें, यू आर रियली अ नाइस पर्सन, हैव अ नाइस टाइम। हम क्या करते हैं, जब भी हमें वो चाहिए होगा हम उसको उसके नाम से पुकारेंगे। देखिए नाम क्या रखा था, राइट मैसेज रखा था, उसके आगे उसकी जो ब्रैकेट्स है उसके नाम से उसको पुकारेंगे तो वो फंक्शन जो है वो दौड़ा चला आएगा और अपनी उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आके यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देगा। तो हम यहाँ पे अपना पहला फंक्शन जो है वो कॉल करते हैं और उसके जरिए जो है वो चीजों को लेके चलते हैं। हम मैं इसको डाई कर रहा हूँ, सारे का सारा कोड महफूज है आप लोगों के पास, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो फंक्शन का कीवर्ड आपको बोला मैंने कि फंक्शन के कीवर्ड से हमें पता चलेगा कि फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं। उस फंक्शन का कोई भी नाम रख लें, उस फंक्शन का नाम चलें जैसे उसने रखा, हम राइट मैसेज रख लेते हैं। राइट मैसेज उसका नाम रखा। अब ये देखें फंक्शन के नेम का कलर देखे, देखा है बिल्कुल ग्रीन हो गया। उसके बाद हमने उसकी पैरेंथेसिस लगाई और उसके बाद हमने जो है उसकी जो करली ब्रैकेट्स थी वो स्टार्ट कर दी। करली ब्रैकेट्स के बाद हम अंदर आ गए और यहाँ पे इन दो करली ब्रैकेट्स के दरमियान में हमने जो कोड करना है ये वो कोड होगा जो हम बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। लेट सपोज मैं इको करवाना चाहता हूँ कोई भी वर्ड है, जैसे यू आर रियली अ नाइस पर्सन। नाइस पर्सन,
हैव अ ग्रेट डे। यहाँ पे हमने ये एक फंक्शन जो है वो बना दिया। तो अब इस फंक्शन को मैं इसकी बॉडी के अंदर, इस पूरे प्रोग्राम की बॉडी के अंदर कहीं पे भी कॉल कर लूं, जैसे मैंने अब इसको, ये फंक्शन को क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इसका कोई इफेक्ट जो है वो मुझे शो नहीं होगा यहाँ पे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा, हालांकि मैंने इको करवाई है स्टेटमेंट। ये क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि फंक्शन की बॉडी तब कॉल होगी जब हम उस फंक्शन को उसके नाम से पुकारेंगे। ठीक है, उसको उसके नाम से पुकारा, राइट मैसेज है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी हमने पैरेंथेसिस लगाई और सेमीकोलन लगा दी, ये एक दफा मैंने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, आप इसकी बॉडी जो है वो इंक्रीज कर लें फंक्शन की। मैं यहाँ पे जो है वो HR का टैग लगा देता हूँ एक, और इको करवाते हैं कि हम यहाँ पे रोजगार इज चेंजिंग लाइफ। फिर उसके बाद एक और इको स्टेटमेंट चला लो, उसके अंदर HR कर दो फिर दोबारा से। अच्छा, इसके बाद एक और उसके अंदर जो है कोई कुछ भी लिख दो, मतलब कोई आपने जो है वो हम्म, कुछ भी एज द की। तो ये कोई ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स थी जो मैंने इस फंक्शन की बॉडी के अंदर ला के रखी। ठीक है, लिख लिए हैं, ताकि मैं इन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार किसी कुछ लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने एक दफा उस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे इसको दोबारा से आके रिफ्रेश किया, तो देखें वो 3 लाइंस जो मैंने उस फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखी थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके जो है वो प्रिंट आउट हो गई। ठीक है, नीचे भी एक लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, अब मुझे अगर ये लाइंस फिर से चाहिए तो मुझे अब क्या ये दोबारा से ये कोड करना पड़ेगा? इतनी लंबी लाइन, ये 6 लाइन जो कोड की है, नहीं, दोबारा से कोड नहीं करना। मैंने क्या करना है, इस राइट मैसेज के फंक्शन को मैंने एक दफा दोबारा से यहाँ पे कॉल कर लेना, एक दफा दोबारा से, जितनी दफा चाहो उसको कॉल कर लो, उतनी दफा उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ जाएगी। ठीक है, उतनी दफा वो फंक्शन कॉल होगा, उतनी दफा उस फंक्शन के अंदर देखा जाएगा कि उसकी बॉडी के अंदर कितनी स्टेटमेंट्स हैं और उनके अंदर क्या लिखा गया है, और वो चीजें वहां पे आके ऑटोमेटिकली प्रिंट आउट होती जाए। यहाँ तक किसी को कोई मसला है फंक्शंस की फंक्शनैलिटी के अंदर, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए वही 3 लाइंस जो है वो उसने यहाँ पे दोबारा से एज इट इज प्रिंट आउट कर दी। क्लियर है जी? फंक्शन की फंक्शनैलिटी कंप्लीट है कि क्यों हम फंक्शंस को यूज करते हैं, और हम एक अपना फंक्शन जो है वो कैसे बना सकते हैं। फंक्शन का कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट्स है। करली ब्रैकेट्स के अंदर वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स है जो हम बार बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और देन उसके बाद हमने उसको सिर्फ उसके नाम से पुकारना है, और वो फंक्शन जो है वो पूरे का पूरा एज इट इज एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये कलर्स समझ लें जरा, ये फंक्शन है, फंक्शन के कलर क्या है, इको का कलर क्या है। ठीक है, फिर उस फंक्शन का जो नाम रख रहे हो क्रिएशन के टाइम पे, उसको उसका कलर क्या है, और दूसरा उस फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हो तो उसका कलर क्या है। ठीक है, इससे आप लोगों को ना थोड़ा सा पता लग जाएगा, ये कि इको की स्टेटमेंट है तो उसके अंदर जो डबल कोट्स के अंदर जो आता है सेक्शन, उसका कलर येलो होता है। उससे आप लोगों को चीजें पता लग जाएंगी कि जी हमें जो है यहाँ तक हमारी चीजें ठीक है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? आगे चलें अब इससे। कोई प्रॉब्लम है किसी को, या कोई इसको कोड नहीं कर पा रहा, तो आप लोग बता सकते हैं। बल्कि आप लोग अपना अपना एक फंक्शन बनाएं, जल्दी करें जरा, एक फंक्शन क्रिएट करें अपने नाम का। ठीक है,
और उस फंक्शन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखें, एक दो स्टेटमेंट्स लिख के उसको नीचे कॉल करके उसका जो कोड है मुझे यहाँ पे चाहिए अभी के अभी कमेंट्स के अंदर, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम कम है, 2 लाइंस का कोड है, फंक्शन क्रिएट करना है, बल्कि ये क्यों खोला हुआ मैंने, फंक्शन क्रिएट करना है, उसका नाम रखें, ठीक है, और उसको जो है उसकी कोई एक दो लाइंस लिखें उसकी बॉडी के अंदर, फंक्शन बॉडी में, फिर उसके बाद जो है आपने उसको उसके नाम से कॉल करना है। हाँ जी, ये सना ने पहले कमेंट किया है, और यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ उनका जो कमेंट है। फंक्शन क्रिएट किया है सना के नाम का, और ठीक है, इको करवाया है आई एम अ गर्ल, फिर उसके बाद उन्होंने सना को कॉल की। वेरी गुड। अरसल है, अरसल ने फंक्शन किया है क्रिएट अरसल के नाम का, हेलो पाकिस्तान, इको करवाया है, और एचआर के बाद उन्होंने अरसल को जो है वो कॉल कर दिया। वेरी गुड, ठीक है, बेहतरीन। उसवा है जी, फंक्शन उन्होंने उसवा के नाम का बनाया, इको आई एम अ स्टूडेंट, फिर इको एचआर, इको आई एम डूइंग टेक्निकल कोर्स फ्रॉम ई रोजगार, फिर इको एचआर, और फिर उसवा को जो है वो उन्होंने सेमी कॉलन के साथ कॉल कर दिया। वेरी गुड जी, क्लैपिंग। जीशान है, उन्होंने दैक्रिट के नाम का फंक्शन एक क्रिएट किया है, उसके अंदर इको दिस इज अमेजोन एफिलिएट, इको एचआर और दैक्रिट। ठीक है जी, गुड, वेरी गुड। जीशान के लिए भी तालियां बजाएं जी सारे लोग। बाकी हैं हमारे सज्जाद, सज्जाद हुसैन, और उन्होंने फंक्शन बनाया है सज्जाद के नाम का, इको हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, व्हाट अबाउट यू, इको एचआर, इको आई एम हियर अवेलेबल टू हेल्प यू। ठीक है, और सज्जाद को जो है उन्होंने कॉल कर दिया। वेरी गुड। ठीक है, बाकी सब लोग इकरा है, और इकरा को देखते हैं जी। फंक्शन है राइट मैसेज का, इको आई लव पाकिस्तान एंड राइट मैसेज। ठीक है, गुड। जल्दी जल्दी जल्दी, बाकी सब लोगों की पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, और बहुत ये है कि एक्टिव लोग हैं, और इनसे पता लगता है कि चलें काम कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आप आने वाले दिनों में ये अच्छे फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी एक स्टार्टअप है, एक बिल्कुल बेसिक लेवल का फंक्शन जो है वो हमने वन लाइनर कह लें कि फंक्शन क्रिएट किया है। हिरा है, उनको देखते हैं क्या कर रही हैं। फंक्शन है हिरा के नाम का, और इको माय नेम इज हिरा, इको एचआर, एचआर का ये ब्रैकेट जो है वो क्लोज नहीं किया आपने यहाँ पे, और फिर उसके बाद इको माय फादर नेम इज महफूज अली, डबल कोट्स बंद करके ये बंद किया, और उसके बाद उन्होंने हिरा को कॉल कर दिया। वेरी गुड, अच्छा है।
ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अगर बाकी सब लोगों के पास कोई नहीं है, कोई चीज़ें कमेंट करने के लिए नहीं है, तो फिर हम और ज़्यादा एडवांस लेवल के फंक्शंस के ऊपर चलते हैं, जहां पे हमने इनको पैरामीटर्स पास ऑन करने हैं और उन पैरामीटर्स को हमने अपने फंक्शंस के अंदर यूज करना है। फंक्शंस विद पैरामीटर्स, हम अपनी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जो है वो डाई कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने एक और फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है जी, फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं सब लोगों को पता है, फंक्शन के नाम से, फंक्शन के कीवर्ड से। बाबर ने भी एक कमेंट किया है जी, बाबर का कमेंट देख लें, अभी कोई दहशतगर्दी ना कर दे हमारी क्लास में। फंक्शन बनाया है चीमा के नाम का। अच्छा, इको सर सुफियान इज अ बेस्ट ट्रेनर। ठीक है जी, बेहतरीन। और चीमा को जो है उन्होंने कॉल कर, वेरी गुड जी बाबर, शाबाश। फिर उसके बाद है हमारे पास शाजेब, और शाजेब ने पीएचपी फंक्शन शादेब, ठीक है, इको वर्किंग, इको एचआर, इको बीएसआईटी, ठीक है, और इको फ्रीलांसिंग, सारी कुछ सब कुछ इको करके उन्होंने शाहजेब को जो है वो कॉल किया। ठीक है जी, अच्छा है, वो गैम्बो खुश हुआ। आगे चलते हैं, और हम जो है वो किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं। उस फंक्शन का मैं नाम रख रहा हूँ सम। ठीक है, ये फंक्शन क्या किया करेगा, जो भी इसको आप नंबर्स दोगे ये उनको सम किया करेगा। ठीक है, जमा किया करेगा, बस इसके अलावा और इसका कोई काम नहीं है। इसके पैरामीटर्स भी हमने लिखने हैं अब। ठीक है, मैं इसके पैरामीटर्स में सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ $, num1, कॉमा, $num2। अभी फिलहाल हमने इतना काम करना है। ठीक है, और हमने जो है इसकी करली ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, वेरी गुड, यहाँ तक तो बात ठीक है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने करली ब्रैकेट्स रखी ही इसलिए थी कि हम उसको num1 और num2 के नाम के, या a1 a2 के नाम के, ए बी सी के नाम के कोई भी वेरिएबल्स जो है वो पास ऑन कर सकें। ये वो पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअली ये वेरिएबल्स ही होते हैं, जिन वेरिएबल्स को हम इस बॉडी के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ $num1, num1 को जमा करो $num2 के अंदर, सेमीकोलन लगाओ, और इन दोनों की जो एडेड वैल्यू है, जो समड अप वैल्यू है, उसको जो है वो आपने स्टोर करवा देना है एक और वेरिएबल के अंदर, उसका नाम रख लेना है $sum। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फंक्शन जैसे ही क्रिएट होगा, सम के नाम का दो पैरामीटर्स पास ऑन होंगे, उन दो पैरामीटर्स में जो भी वैल्यू होगी उन दोनों को जमा किया जाएगा, और उस वैल्यू को सम के अंदर स्टोर करवा देंगे, और अगली ही लाइन के अंदर हम इको करवा लेंगे कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज $sum। ठीक है, ताकि यहाँ पे इसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है वो आके एज इट इज प्रिंट आउट हो जाए। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन तो बना लिया है, तो अभी मैं इसको यहाँ पे आगे करता हूँ रिफ्रेश, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस फंक्शन को अभी तक हम कॉल नहीं कर पाए। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं सब लोगों को पता है, उसके नाम से कॉल करते हैं। तो सम तो लिख लिया हमने, ठीक है, लेकिन ये पैरामीटर्स भी तो है, तो इन पैरामीटर्स को जो हमने वैल्यूज देनी है वो हमने यहाँ पे देनी है इसको कॉल करते हुए। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूँ 35 और एक वैल्यू में दे देता हूँ 89। कॉल करते टाइम मैं इनको जो दो वैल्यूज दूंगा, ये 35 जाके स्टोर होगी num1 के अंदर, 89 स्टोर होगा num2 के अंदर, इन दोनों को जमा किया जाएगा, सम में स्टोर किया जाएगा, और उस समड अप वैल्यू को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसको मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, और आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास जवाब आ गया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1 2 4। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज को चेंज करें, आप जैसे मर्जी इनके साथ जो है वो जो भी आप इनके साथ सलूक करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, जितनी मर्जी इसको बड़ी वैल्यूज आप लोग देते रहें, ये आपको उसका आंसर जो है वो उसके मुताबिक कैलकुलेट करके देता रहेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी बंदा आता है, अपने नंबर लिखता है जो यहाँ पे उसने ऐड करवाने हैं हमारे से, और वो हम क्या करते हैं, उन दो नंबर्स को ऐड करते हैं और यहाँ पे लिखते रहते हैं। तो आप जरूरी नहीं है दो पैरामीटर्स ही पास ऑन करने, आप यहाँ पे num3 बना लें, ठीक है, लेकिन $साइन लगाना लाजमी है।
फिर कॉमा $, num4। ठीक है। इसी तरह आप जितने मर्जी चाहें यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो ऐड करवा लें, सब्ट्रैक्ट करवा लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लें, आप डिवाइड करवा लें, आप उनकी एवरेज निकलवा लें। एक ही मतलब तरीका है सब लोगों सब चीज़ों का उनको मैनेज करने के लिए। मैं num4 कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। और इसी तरह अब हमने यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे ही इन पैरामीटर्स को पास ऑन कर देते हैं तो देखिए मुझे ये जो है वो कुछ एरर्स शो करवा रहा है, और वो कह रहा है मिसिंग आर्गुमेंट 3 फॉर सम। वो कहता है जो 3 है और ये जो 4 आर्गुमेंट है, कहता है पहले दोनों के लिए तो तुमने वैल्यूज दे दी हैं, लेकिन कॉल करते हुए तुमने नंबर 3 और नंबर 4 के लिए कोई वैल्यू पास ऑन नहीं की। तो वो पहले वैल्यू पास ऑन करो ताकि वो जो वेरिएबल है num3 और num4 वो अनडिफाइंड ना रहे और हमें उनके लिए भी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो मिल जाए। तो मैं इनको भी कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो है वो इसको भी कोई वैल्यू पकड़ा दी, तो अब वो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा और उन सब को वो जमा करके मुझे पकड़ा देगा। ठीक है। ये एक मैंने आप लोगों को जो है वो बता दिया सेक्शन के हम ऐड किस तरह करते हैं। अब आप लोगों ने इसी को देख के एक फंक्शन बनाना है पैरामीटर्स को पास ऑन करके। वो फंक्शन होगा एवरेज का। उसके अंदर आप लोग 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स के नंबर जो है वो यूजर से इनपुट लेंगे, ऐसे ही पैरामीटर्स पास ऑन करेंगे num1 num2 num3 num4, और उन 5 सब्जेक्ट्स की जो एवरेज मार्क्स होंगे वो तब आएंगे जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे उस फंक्शन के नाम से और उसको हम अपने मार्क्स देंगे। जल्दी करें जरा, ये टास्क है अभी, और इस टास्क करने के आपके पास पूरे 3 मिनट मौजूद हैं। 10:11 हो गए। 10:14 पे सब लोगों का ये टास्क कंप्लीट हो जाना चाहिए। शाहजेब ने जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है, देखते हैं उसको भी साथ साथ, लेकिन एवरेज करना है अब सब लोगों ने। ठीक है। एवरेज वाला फंक्शन कॉल करें और उसका कोड यहाँ पे लिखें। फंक्शन है सब्ट्रैक्ट का $a b, और रिजल्ट इज इक्वल टू a-b को करें सब्ट्रैक्शन रिजल्ट इज दिस। ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करना है 1000 में से 50 को। ठीक है जी, बेहतरीन। और अब एवरेज वाले की तरफ ध्यान देना। एवरेज निकाल के मुझे बताएं कि कैसे निकालें। 6 सब्जेक्ट्स की एवरेज का एक फंक्शन बनाना है। दो मिनट बाकी हैं। 10:12 हो गए। 1 मिनट से भी कम का जो है वो ये काम है। सिंपल आपने नंबर्स देने हैं उनको और उनकी एवरेज बनानी है। जल्दी जल्दी जल्दी, इतना वेट नहीं कर सकते हम। आपके सामने एग्जाम्पल है, इसको देखना चाहते हैं देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अरसल ने कुछ किया है, देखते हैं जी क्या किया है उन्होंने।
अर्सल ने फंक्शन बनाया सम का, उसके अंदर कोई 6 जो है वो पैरामीटर्स दिए हैं। बॉडी के अंदर सम कर दिया num1 num2 3 4 5 6 7 जो भी था, और एवरेज का एक डॉलर साइन बना के वेरिएबल सम को 6 पे डिवाइड किया है और इको करवाया द एवरेज ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इज दिस, और सम को कॉल कर दिया, उसके अंदर सारों का मार्क्स जो है वो 50-50 दे दिए। ठीक है, असल अच्छा है, आप सिर्फ फंक्शंस के जो नाम है ना ये चेंज कर रहे हैं। जैसे आप इस फंक्शन के अंदर ना एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका नाम एवरेज रखें फिर, ताकि फिर आपको कल को कंफ्यूजन ना हो। तो इस तरह की प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो अच्छा है। बाकी बहुत अच्छा आपका लॉजिक है और बिल्कुल ठीक है। फंक्शन है जी एवरेज का डॉलर साइन ABCD, फिर उसके बाद स्टार्ट किया हमने और सम किया ABCD को, फिर उसके बाद एवरेज को सम को 4 पे डिवाइड किया, ई को एवरेज इज डॉलर साइन एवरेज, एवरेज का फंक्शन कॉल किया और उसको कुछ नंबर असाइन कर दिया। बेहतरीन, आगे चलते हैं जी। सना गुलनाज ने भी अच्छा काम किया है। फिर हमारे पास शाहजेब है और शाहजेब ने एवरेज का फंक्शन लिया है sub1 sub2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के नाम से, और इन सबको पहले सम किया, एवरेज 6 पे डिवाइड किया, एवरेज निकली और उसको इको करवा दिया और एवरेज का फंक्शन। अरे वाह, मतलब आप तो पूरे डेवलपर बन गए माशाल्लाह। ठीक है जी, आगे है हमारे पास उसवा और उन्होंने फंक्शन बनाया है सम का, 6 उनको पैरामीटर्स दिए हैं। अब अच्छा, इनके ना पैरामीटर्स के नाम कुछ ऐसे रखा करें कि आप लोगों को ये भी याद रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों ने इनको भी यूज करना है फिर, और अलग अलग यूज करना पड़ सकता है। बेहतरीन, अच्छा है जी। फिर हिरा है, हिरा महफूज। फंक्शन है जी सम का num1 num2 3, और इनको तीनों को जमा किया, इको द सम ऑफ 3 नंबर इज दिस। हाँ, ये सम का हो गया हिरा। अब आपने एवरेज निकालनी है इनकी। ठीक है, ये आपने सम वाला फंक्शन जो है वो निकाला है कि 3 पैरामीटर्स ले रहे हैं, उनको जमा किया जा रहा है। उसके बाद है रायान मुगल, और फंक्शन जो है वो मार्क्स के नाम का एक फंक्शन उन्होंने क्रिएट किया, marks 1 marks 2 marks 3 marks 4, एवरेज marks 1 2 3 उनको ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज करके डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ये भी बेहतरीन है जी, 2 स्टेप्स से बचे हैं ये, और इन्होंने एक ही स्टेप के अंदर क्या है, ब्रैकेट का यूज करके पहले मार्क्स को सारों को जमा किया और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ठीक है, इको द एवरेज ऑफ मार्क्स इज डॉलर साइन एवरेज। ठीक है, बेहतरीन। और देन लास्ट में उन्होंने अगले कमेंट में जो है वो उस फंक्शन को कॉल कर लिया, उन पैरामीटर्स को वैल्यूज असाइन करके। बेहतरीन जी, क्लैपिंग करें जी रेहान के लिए भी। ठीक है, इकरा है, इकरा ने क्या किया चेक कर लें। फंक्शन है एवरेज का, और एवरेज के फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, 6 पैरामीटर्स हैं। यहाँ पे ये करली ब्रैकेट, अच्छा ठीक है, सही है। करली ब्रैकेट फंक्शन की बॉडी का स्टार्ट की जो है वो निशानी है कि फंक्शन का बॉडी जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है एवरेज का, जिसके अंदर इन सब पैरामीटर्स को जमा करके 6 पे डिवाइड किया जाए। ठीक है, और देन हमने इको इको नहीं करना, अच्छा ठीक है, उसके बाद फंक्शन को कॉल करना है लास्ट में बस। यहाँ पे जो इको किया है, इको इसको नहीं करना आपने, ये जो पैरामीटर्स पास ऑन किए ना, ये हमने फंक्शन की बॉडी के बाहर आके करने हैं। ठीक है, और इको यहाँ पे करवाना है द एवरेज ऑफ दी सब्जेक्ट्स इज डॉलर साइन एवरेज। ठीक है, यहाँ से थोड़ी सी गलती की है आपने, और ये जो पैरामीटर्स को वैल्यूज दी है आपने, ये फंक्शन की बॉडी के बाहर आके आपने ये काम करना है। ठीक है, सही है, इसको ठीक करना है, जरा फिक्स करके दोबारा कमेंट करें। जीशान है, उन्होंने कुछ किया है, देखें फंक्शन नया एवरेज का S1 S2 S3 S4, और एवरेज 1 उनको जमा किया, एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, इसको सम कह लेते ना, फिर एवरेज 1 कह दिया। ठीक है, बस मैं इसी वजह से कहता हूँ कि फिर आप लोगों को ना वेरिएबल के नेम्स याद नहीं आते कि उसका नाम क्या रखा था, इसका नाम क्या रखा था। ये तो हमने टेम्परेरीली कर लिया, लेकिन अब लेट सपोज कि हम 5000 लाइंस हैं कोड की, उसके अंदर कोई 10,000 वेरिएबल्स है, तो कैसे उनको याद रखोगे। ठीक है, एवरेज मार्क्स आर डॉलर साइन एवरेज, और उसको कॉल किया 25 देखे।
ठीक है, सम है जी 3 to 1। अच्छा, एवरेज इज इक्वल टू सम ओवर 3 इक्वल द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज $ एवरेज, ये भी लिखना था साथ। हाँ जी, ठीक है जी, अच्छा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब काम करने लग गए हैं, उनको पता लग गया है फंक्शंस क्या होते हैं। तो आगे चलते हैं, हम जरा इनको और ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बात की है यहाँ पे, फंक्शंस विद पैरामीटर्स। अच्छा, फिर इसके बाद आगे जो है वो कुछ आ जाएंगे कि इन फंक्शंस को हमने जो वैल्यूज पास करनी है वो कैसे करनी है, पास बाय रेफरेंस करना है या पास बाय वैल्यू करना है। उन चीज़ों को भी हम अभी आज ही इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि वो भी कवर अप हो जाए। तो ये देखें जी, फंक्शन बनाया इन्होंने, उसका नाम रखा है ऐड फंक्शन। उसको दो पैरामीटर्स पास ऑन किए हैं, num1 और num2 के। num1 और num2 को जमा किया, सम में स्टोर करवाया, इको करवा लिया सम ऑफ टू नंबर से $साइन। सम ऑफ टू नंबर से जो भी नंबर हम उसको पास ऑन करेंगे फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे, 10 और 20 दिया तो 10 और 20 को उसने जमा किया, सम में स्टोर किया, और हमने यहाँ पे सम को प्रिंट आउट करवा लिया। तो जितने भी हम चाहें यहाँ पे हम पैरामीटर्स की वैल्यूज को चेंज करके उनकी एडिशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, अगली स्लाइड जो है वो हमारी है पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। अच्छा, ये रेफरेंस क्या होता है और पास बाय वैल्यू क्या होता है, इसको हम जरा आज डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इनको जो है वो लेके चल सकते हैं। यहाँ तक जो चीजें मैंने पढ़ा दी हैं अभी तक, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? अगर यहाँ तक किसी को मसला है फंक्शंस की समझ नहीं आई, तो फिर ये पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है। तो पहले फंक्शंस की कंफर्मेशन मुझे दें कि अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़ी हैं वो सारी समझ में आ गई है, क्लियर है सब लोगों को? वो मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर? ठीक है, नो सर, सब क्लियर है, प्रैक्टिस है और क्लियर हो जाएगा। बाकी सब लोग किधर है? ठीक है, गुड। चलें जी, तो अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखा गया है और इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा कान खोल के सुनिएगा कि हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो है, it is possible to pass arguments to functions by reference. This means that reference to the variable is manipulated by the function. Reference to the variable का मतलब ये है कि हम उस वेरिएबल को उस वेरिएबल के अंदर जो चेंजिंग कर रहे हैं, उसके अंदर कोई इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई जो है डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम उसकी लोकेशन पे जा रहे हैं, उसके रेफरेंस पे जा रहे हैं, उसकी लोकेशन के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी है उसको हम ओवरराइड कर रहे हैं। ये इसको हम पास बाय रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, पास बाय वैल्यू क्या होता है कि उस वेरिएबल की एक कॉपी बनाई जाती है और उस कॉपी के अंदर चेंजिंग की जाती है। उस वेरिएबल की एक्चुअल अपनी जो वैल्यू है जो उस लोकेशन पे पड़ा होता है वो वैसी की वैसी ही रहती है, सेम। पास बाय रेफरेंस हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते ये हैं कि हमने इस वेरिएबल को हमने जो है वो इंटायरली इसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, और अगेन हमने जो नई वैल्यू है वो ओवरराइडेड वैल्यू होगी इसकी, जो हम पास ऑन करेंगे इसको। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इसकी लोकेशन पे जाते हैं और जिस लोकेशन के ऊपर ये वेरिएबल पड़ा होता है उस लोकेशन को जाके उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है हम उसको ओवरराइड करके अपनी वैल्यू उसके अंदर राइट कर देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पास बाय रेफरेंस। क्या रेफरेंस का मतलब उसकी लोकेशन पे जाना है और उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है ताकि उसकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाए। पास बाय वैल्यू क्या है कि उस वेरिएबल की एक कॉपी बनाई जाती है और उस कॉपी के अंदर हम चेंजिंग करते हैं। हमें लगता है शायद वेरिएबल चेंज हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वेरिएबल की कॉपी बनती है और उस कॉपी के अंदर चेंजिंग की जाती है पास बाय वैल्यू के अंदर। पास बाय जो रेफरेंस है उसके अंदर हम एक्चुअल वैल्यू को ही ओवरराइड कर देते हैं। तो इसको जरा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको जरा देखिएगा। ठीक है बाबर, मैं आपका कमेंट लेता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन हमने क्रिएट किया ऐड 5 का।
वो फंक्शन क्या करेगा, आप उस फंक्शन को कोई भी नंबर देंगे ना, तो वो उसके अंदर 5 जमा कर देगा। ठीक है जी, सही है, बात समझ में आ रही है। तो फंक्शन बनाया ऐड 5 का, और नम उसको पैरामीटर दे दिया, और वो क्या करेगा, $नम प्लस इज इक्वल टू 5, मतलब नाम के अंदर जो भी वैल्यू हम उसको पास ऑन करेंगे वो उसके अंदर 5 जमा करेगा और दोबारा से 5 उसके अंदर स्टोर करवा देगा। अब इसके बाद ना डायरेक्टली आपने फलांग के आ जाना है यहाँ पे, ये इन लाइनों को छोड़ दें, इन 2 लाइनों को छोड़ दें, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। पहले इधर आ ऐड 5 का फंक्शन बनाया, उसको पैरामीटर पास ऑन किया, वो पैरामीटर क्या करता है, सिंपली 5 जमा कर देता है। तो यहाँ पे आ जाए जरा आप, एक वेरिएबल हमने लिया, उसका नाम कुछ भी रख लिया, उसका नाम हमने ओरिजिनल नंबर या ओरिज नंबर जो है उसने रख लिया, उसको कोई वैल्यू दे दी। हम इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हम जो है वो 5 जमा करना चाह रहे हैं। तो ओरिजिनल नंबर जो है वो हमने दे दिया 10, और यहाँ पे आके हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। वो जो ऐड 5 का फंक्शन ऊपर बनाया था, जो कि 5 का इंक्रीमेंट करता था, उसको हमने कॉल कर दिया। तो हमने बोला कि ऐड 5 का फंक्शन कॉल कर दो, और उसके पैरामीटर के अंदर ये ओरिजिनल नंबर को जाके स्टोर कर दो। तो ओरिजिनल नंबर जाके स्टोर हो जाएगा नम के अंदर। ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो वो 10 जाके इसके अंदर स्टोर हुआ। तो असूलन इसको नम 5 को जो है वो चेंज करके 10 से इसको 15 कर देना चाहिए था ओरिजिनल नंबर को, लेकिन जब हमने इको किया कि ओरिजिनल वैल्यू इज $ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर अभी भी 10 है। ओरिजिनल नंबर क्या है, 10। हालांकि हम फंक्शन को कॉल कर चुके हैं और फंक्शन ने 5 का इंक्रीमेंट कर दिया है, लेकिन ओरिजिनल नंबर अभी भी 10 क्यों है? क्योंकि ये पास बाय वैल्यू हुआ है, और ओरिजिनल नंबर की एक कॉपी बनाई गई है, और उस कॉपी के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश की गई है। तो अभी हम इतना सा कोड जो है ना वो खुद से करके देख रहे हैं यहाँ पे। तो PHP के अंदर आता हूँ, इसको इस फंक्शन को मैं डाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम इसी तरह ऐड 5 हम उसका नाम रख रहे हैं, उसको हम एक पैरामीटर दे रहे हैं $num1 के नाम का। ठीक है, उसकी ब्रैकेट्स शुरू कर रहे हैं, और उन ब्रैकेट्स के अंदर हम जो है वो कोड करेंगे। वो कोड क्या होगा कि $num1, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 5, कि उसके अंदर 5 का जो है वो इंक्रीमेंट किया करेंगे। ठीक है, नीचे आके हमने एक वेरिएबल बना लिया $ओरिजिनल नंबर के नाम से, ऑरेज नंबर, ताकि वो ऑरेज नंबर को जो है वो हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, लेट सपोज 10 ही कर दी, और नीचे आके हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। ऐड 5 का फंक्शन कॉल किया, पैरेंथेसिस के अंदर जहां पे पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू देते थे, अब हम कोई वेरिएबल दे देते हैं, यही वेरिएबल जो अभी हमने बनाया। तो ओरिजिनल नंबर का वेरिएबल जो है वो हमने इसको दे दिया, यहाँ पे फंक्शन बंद किया, और इसको फंक्शन को कॉल करने के बाद हमने इको करवाया यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर after the function execution is $ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि क्या हमारे पास इसके रिजल्ट आ रहे हैं। रिफ्रेश किया, डाई इसके लिए अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज 10। क्यों भाई, वाई? हम तो फंक्शन को कॉल कर चुके हैं, और वो फंक्शन था ऐड 5 का, ओरिजिनल नंबर पास ऑन हुआ num1 के अंदर, और उसके अंदर चेंजिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ है कि ये पास बाय वैल्यू है। और अक्सर औकात हम लोग ये समझ रहे होते हैं शायद इस फंक्शन ने इसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट कर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसके रेफरेंस पे नहीं गए हुए होते, और उसके रेफरेंस के ऊपर जाके, उसकी लोकेशन के ऊपर जाके जो वैल्यू पड़ी थी उसको ओवरराइट नहीं किया, बल्कि हमने उसकी कॉपी के अंदर चेंजिंग कर दी है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पास बाय रेफरेंस करते हैं। पास बाय रेफरेंस के अंदर, इसको पास बाय रेफरेंस करने के लिए सिंपल जो इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे वो ये होगी कि जब हम इसका पैरामीटर क्रिएट कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिर्फ एक एंड साइन जो है वो पैरामीटर्स के से पहले जो है वो एक लगा देंगे। ठीक है, एंड का साइन एक लगाएंगे, तो इससे ये हमें पता चलेगा कि अब हमने जब इसको वैल्यू पास ऑन करनी है ना कोई भी,
तो इस वैल्यू को हमने पास बाय रेफरेंस करना है, पास बाय वैल्यू नहीं करना। तो अब इसी प्रोग्राम को मैंने कॉल रिफ्रेश करना है, तो अब देखें उसकी वैल्यू जो है वो 15 हो चुकी है और उसने 5 का इंक्रीमेंट अब कर दिया है इसकी लोकेशन के ऊपर जाके। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो 10 है। इतना सा डिफरेंस है दोनों के अंदर, पास बाय वैल्यू में और पास बाय रेफरेंस में। ऐड लगाएंगे तो पास बाय रेफरेंस होगा और एग्जैक्टली उसकी लोकेशन के ऊपर जाके चेंजिंग होगी और उसके अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई होगी, 10 पड़ा था तो उसने उसके अंदर 5 का इंक्रीमेंट करके उसको 15 कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश किया तो देखें 15 आ गया आंसर। तो इसको हम पास बाय रेफरेंस बोलते हैं। इसके अंदर अगर अब किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। कोई आप लोगों ने अभी इसी तरह का एक प्रोग्राम जो है वो खुद से करना है। ये मैंने सामने कोड खोल के रख दिया आप लोगों के, आपने सेम यही कोड कर लें, वैल्यूज को चेंज करके, पैरामीटर्स के नाम चेंज करके खुद से एक दफा प्रैक्टिस करके देखें, ताकि आप लोगों को ये खुद से जब आपके हाथ से गुजरा होगा तो ये चीजें बाद में कंफ्यूज नहीं करेंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, ये बार बार आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है, पीएचपी के अंदर। तो अभी के अभी सब लोग जो है इसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट्स के अंदर जो है वो चीजें बताएं। नहीं जी, कुछ कमेंट्स आए हैं, उनको देख लेते हैं। ये ऊपर तो एवरेज की बात हो रही थी, ये हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन है जी ऐड 7 का, और उसको एक पैरामीटर पास ऑन किया num1 का। num1 प्लस इज इक्वल टू 7, 7 का इंक्रीमेंट करेंगे इसके अंदर हम। ओरिजिनल नंबर जो है वो 5 है, ऐड 7 ओरिजिनल नंबर उसको पास ऑन किया और इको करवा दिया द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर कॉलिंग ऐड 7 इज दिस। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल ये है पास बाय वैल्यू। अगर पास बाय रेफरेंस करते हैं तो इस num1 के स्टार्ट में हमें जो है वो एक एंड साइन लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे बिल्कुल एंड साइन लगा के उन्होंने जो है वो हमें कमेंट दिया है, और बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। यहाँ पे जी है आगे हमारे पास ऐड 5, उसके अंदर एंड साइन लगाया, इसका मतलब पास बाय रेफरेंस है, हमदान साजिद हैं ये, और ये 5 का इंक्रीमेंट करेगा। ओरिजिनल नंबर जो है वो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या किया है, फंक्शन ऐड 5 का बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन की बॉडी खत्म हो गई, ओरिजिनल नंबर को, ओहो, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिनल नंबर क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये मुझे नहीं पता लग रहा। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की बॉडी जब खत्म होगी आपकी तो फिर आपने यहाँ पे पहले फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कॉल करके उसको ओरिजिनल नंबर असाइन करना है। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को वैल्यू देनी थी कोई, कि ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू दिस है, ठीक है। फिर उसके बाद फंक्शन को कॉल करके ओरिजिनल नंबर उसको देना, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज दिस। ठीक है, बस ये थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पे आपने ओरिजिनल नंबर को कोई वैल्यू नहीं दी। इकरा है जी, उन्होंने -7 का एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसको एम्फरसाइन के जरिए पास पे रेफरेंस करने की कोशिश की है। माइनस इज इक्वल टू 7, ओरिजिनल नंबर जो था वो 10 था, -7 का फंक्शन कॉल किया, ओरिजिनल नंबर उसको पास ऑन किया और इको करवा दिया, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज दिस। बेहतरीन, अच्छा है। उसवा है और फंक्शन बना रही है ऐड 5 का, num1 प्लस इज इक्वल टू 5, ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 20, और ऐड 5 कर रही है ओरिजिनल नंबर को, द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर द फंक्शन एग्जीक्यूशन इज दिस। ठीक है, अच्छा है, गुड। फिर उसके बाद सना गुलनाज है, उन्होंने भी कुछ फंक्शन बनाया है ऐड 3 के नाम से, और एम्फरसाइन के साथ उसको पास बाय रेफरेंस किया है। ये 2 डॉलर साइन लगा दिए हैं, एक से ही काम चल जाता है, 2 की ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल नंबर जो है वो 3 किया, ऐड 3 ओरिजिनल नंबर दिया उसको और इको करवा दिया, द ओरिजिनल नंबर इज डॉलर साइन ओरिजिनल नंबर। ठीक, गुड। फंक्शन ऐड 7 का है, num1
प्लस इज इक्वल टू 7 10। ठीक है, गुड। अच्छा है जी, अर्सल ने भी कर लिया है। बाकी सब लोग किधर है? अभी इसी तरह आप लोग जिस किस्म की मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के लूप्स बनानी है ना, अब आपने अगर आगे आप चाहते हैं इतने टाइम्स इस फंक्शन को कॉल किया जाए, तो आप आगे लूप के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर लें। जितनी दफ़ा लूप चलाएंगे उतनी दफ़ा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये बड़ी आसानी हो जाएगी फिर आप लोगों के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंडल करने के लिए प्रोग्रामिंग के जरिए। ठीक है। शादेव हैं शायद। हाँ, शादेव, उन्होंने कुछ किया है और फंक्शन बनाया है मल्टीप्लाई 2 का। ठीक है, डॉलर साइन num1 दिया उसको, num1 स्टेरिक इज इक्वल टू 2। जो भी नंबर देंगे आप उसको, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा उसको। इको द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर कॉलिंग मल्टीप्लाई 2 इज दिस। ठीक है, बेहतरीन। सब नंबर का एक वैल्यू है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है आपने नंबर। ओरिजिनल नंबर 100 है। echo after the subtraction is this। ठीक, add 6 ampersand num1 plus is equal to 6 है। ओरिजिनल नंबर add 6। ठीक, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर द, हाँ बेहतरीन है, सही है जी। आगे क्या है जी? सर जी एक क्यूरी पे चला गया था अभी वापस। अच्छा ठीक है, अभी वापस आया हूँ, लेक्चर दोबारा देखकर प्रैक्टिस करूंगा यहाँ से। ठीक है जी, ठीक। बाकी सब लोग जो है वो कमेंट करते जाएं। हमने इसमें करली ब्रैकेट्स पहले क्लोज क्यों की? जहां पे फंक्शन की बॉडी एंड होती है ना, वहां पे हम करली ब्रैकेट्स एंड कर देते हैं। यहाँ पे देखें, मैं अगर आपको इंडेंटेशन का ख्याल रखते हुए ये काम करवा दूं, ये फंक्शन की बॉडी जो है, यहाँ से हमने फंक्शन का नाम रखा, फिर इसके बाद यहाँ पे हमने इसको कॉल कर दिया, उसके पैरामीटर बनाए, यहाँ से हमने इस फंक्शन की बॉडी को कॉल किया, यहाँ से लेके इस ब्रैकेट तक इसकी जो है वो फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, इसको बंद कर दिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल किया इसको। ठीक है, तो करली ब्रैकेट्स आप लोग जितनी, अब एक ही स्टेटमेंट थी उसकी, बस उसी एक स्टेटमेंट के अंदर ही हम उसके अंदर 5 जमा करवा देते। ठीक है, तो जैसे पहले करते थे वैसे ही किया हमने, जितनी जरूरत है उतनी ही करली ब्रैकेट्स जो है वो हमारी आएंगी। बाबर है, बाबर ने भी कुछ किया है। बाबर नाराज ना हो जाए कि पिछला कमेंट भी नहीं देखा मेरा। इसको देख लेते हैं। फंक्शन है जी ऐड सेवंस का, ऐड 7 एम्पर साइन के जरिए num1 उसको पैरामीटर पास ऑन किया है। num1 प्लस 7 नहीं करना बेटा, प्लस इज इक्वल टू 7 ही करना है। यहाँ पे देखो एक गलती किया, उसकी वजह से जो है वो लॉजिक खराब हो रही है आपकी। ओरिजिनल नंबर इज इक्वल टू 5, सेमी कॉलन नहीं लगाया इसके बाद, फिर उसके बाद ऐड 7 का फंक्शन कॉल किया, ओरिजिनल नंबर लगाया, इको द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर आफ्टर कॉलिंग एट 7 इज दिस। ठीक है जी, अच्छा है। चलें जी, आगे चलते हैं फिर और आगे देखते हैं कौन सी चीजें हैं। वेरिएबल स्कोपिंग है, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी हमने पढ़ना है। वेरिएबल्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, और किस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक है। क्या एक वेरिएबल जो हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर बनाया है उसको हम फंक्शन की बॉडी के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्या एक वेरिएबल जो फंक्शन की बॉडी के बाहर बना था उसको हम फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो इस तरह की कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास वेरिएबल की स्कोपिंग का एक लेक्चर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको डिस्कस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग वेरिएबल्स की स्कोपिंग के दरमियान में कंफ्यूज ना हो जाए, और किस वेरिएबल को कहाँ पे इस्तेमाल करना है आपने, और कहाँ पे वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है और दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता, तो दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमें उस वेरिएबल को यूज़ करना है। तो इन इन चीज़ों को हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन पैरामीटर्स के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना, अभी हमने पढ़ा कि फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं।
कि हम उनको इसलिए जो है उन वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम उसके अंदर उनको इस्तेमाल कर सकें। लोकल वेरिएबल की बात करते हैं। लोकल वेरिएबल क्या है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसको हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर क्रिएट किया, उस वेरिएबल को हम फंक्शन की बॉडी के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वेरिएबल को जैसे ही फंक्शन की करली ब्रैकेट आएगी ना एंडिंग वाली, तो वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा वेरिएबल जो एक फंक्शन के अंदर ही बना और फंक्शन के अंदर ही मर गया, उसको हमने लोकल वेरिएबल बोलना है। और उसका स्कोप सिर्फ उतना ही है कि हम उसको फंक्शन की बॉडी के अंदर ही बनाते हैं और अंदर ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसकी एग्जांपल भी अभी लेंगे हम, लेकिन सिंपल सी चीज, लोकल वेरिएबल नाम से जाहिर है कि वो फंक्शन का अपना वेरिएबल था, फंक्शन के अंदर ही बना और फंक्शन के अंदर ही मर गया। तो इसका मतलब a variable declared in a function is considered local, that is it can be referenced solely only in that function. Any assignment outside of that function will consider to be an entirely different variable. कहता है अगर हम उस फंक्शन की बॉडी के बाहर अगर उस वेरिएबल को हम तो वैल्यू असाइन करने की कोशिश करेंगे तो वो कोई नया वेरिएबल होगा, वो पुराना वाला नहीं होगा, वो एक अलग ही डिफरेंट वेरिएबल होगा फ्रॉम द वन कंटेन्ड इन दैट फंक्शन। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा है, वो फंक्शन बना रहा है असाइन एक्स का, ठीक है। उसके अंदर एक वेरिएबल बना रहा है, ये क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो गई और बॉडी के अंदर एक वेरिएबल बन रहा है $x=4। इसका मतलब ये है कि ये $x=0 जो है ये इसका लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब लोकल वेरिएबल है तो उसने उसको प्रिंट कर लिया, इको कर दिया, एक ही बात है। प्रिंट किया कि $x इनसाइड द फंक्शन इज दिस, इनसाइड द फंक्शन। अब ये फंक्शन कब चलेगा, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे असाइन एक्स को कॉल किया तो उसके अंदर उसको x को 0 असाइन हुआ और उसने उसको इको करवा लिया, तो इनसाइड द फंक्शन इज 0। लेकिन अगर वो फंक्शन को कॉल किए बगैर यही स्टेटमेंट दोबारा से यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है तो फिर x की वैल्यू 0 नहीं होगी, बल्कि आउटसाइड द फंक्शन जो वैल्यू उसको असाइन की गई थी x=4, वो वाली वैल्यू यहाँ पे आके एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि 0 जैसे ही ये उसको एंडिंग ब्रैकेट मिली इस फंक्शन की, वैसे ही ये 0 जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, ये वाला x जो था उसी वक्त डिस्ट्रॉय हो गया। और अब x की जो वैल्यू है वो x=4 है, ठीक है। वो x= जो है वो 1 नहीं, मैं कमेंट हाइड कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे देखें, दोबारा से एक दफा से बता रहा हूं आप लोगों को अगर नजर नहीं आ रहा था तो। फंक्शन यहाँ पे जो है असाइन एक्स का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर x=0 एक वैल्यू बना दी, एक वेरिएबल बनाया, 0 के नाम 0 उसको वैल्यू असाइन की और उसको प्रिंट कर दिया, इको कर दिया, ठीक है। अच्छा, $x इनसाइड द फंक्शन इज 0, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये फंक्शन की बॉडी एंड हुई तो ये x=0 जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब x के अंदर 0 असाइन नहीं है बल्कि x के अंदर जो है वो 4 असाइन है, और इस फंक्शन को कॉल किया हमने तो फंक्शन के अंदर गए, बॉडी कंट्रोल इसके अंदर गया, 0 इसको असाइन हुआ तो प्रिंट कर दिया, तो वो तो वैल्यू आ गई कि इनसाइड द फंक्शन इज 0। लेकिन जब हम बाहर आउटसाइड द फंक्शन इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको, तो प्रिंट करेंगे जब इसको, तो इसके अंदर ये जो $x होगा, अब इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई होगी वो ये बाहर वाली होगी। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन की बॉडी के एंड होते ही ये वाला जो वेरिएबल था x=0 ये अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसकी जरूरत जो है वो खत्म हो चुकी है। अब x की वैल्यू जो है वो ऊपर वाली है जो फंक्शन की बॉडी के बाहर x को असाइन की गई थी। तो हम यहाँ पे यही एग्जांपल अगर खुद से करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ताकि हमें इसकी समझ आ जाए, तो मैं यहाँ पे पहले फंक्शन एक क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उस फंक्शन का नाम ऐसे ही असाइन एक्स रख लिया हमने, ठीक है। उसको हमने कोई देना है वेरिएबल तो दे सकते हैं, नहीं देना तो ऐसे भी गुजारा होगा। उसको हमने जो है वो उसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया $x=0 जो कि इसका एक लोकल वेरिएबल है। जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही बनता है और अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उसको सिंपली इको करवा रहा हूँ कि जी द वैल्यू
of x is x inside the function is $x। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ तक ये काम करके मैंने अब इसको जो है वो कॉल किया, अगर इस फंक्शन को इसके नाम से साइन एक्स के नाम से इसको कॉल किया, पैरेंथेसिस लगाई और सेमी कॉलन लगाया, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका मैसेज। नीचे वाले को डाई कर दें जरा। द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड द फंक्शन इज 0। ठीक है, सही है जी। यहाँ पे मैं इको HR भी कर देता हूँ एक जरा। अच्छा, अब यहाँ पे लेट सपोज आउटसाइड द फंक्शन, यहाँ पे या फिर यहाँ पे नीचे ऊपर जैसे भी कहीं पे भी आप लोग एक और वेरिएबल सेम नाम का ले लेते हैं $x, और उसको कोई और वैल्यू असाइन कर देते हैं। लेट सपोज 60 असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, तो अभी मैंने असाइन एक्स का फंक्शन मैंने कॉल किया है, तो असाइन एक्स का फंक्शन जो है वो चल रहा है और उसको 0 की वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन असाइन एक्स का फंक्शन कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे जब इको एक स्टेटमेंट चलाता हूँ ना, और उसके अंदर मैं यही जो है वो वैल्यू लिखता हूँ, यही जो स्टेटमेंट जो आपका है, मैंने यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ एक्स इनसाइड, नहीं यहाँ पे हम आउटसाइड कर लेते हैं। पेंट ही करवाना है, जो मर्जी करवाना। आउटसाइड द फंक्शन इज $x। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस ये जो $x था, अभी भी इसके अंदर 0 असाइंड है या फिर ये 60 वाला ये कॉल हो रहा है। अगर तो 0 असाइंड हुआ, इसका मतलब ये वाला $x अभी तक मरा नहीं है। ठीक है, और अगर 60 है, इसका मतलब ये वाला जो x है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, और अभी इस x के अंदर जो है वो वैल्यू 60 असाइंड। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ x आउटसाइड द फंक्शन इज 60। इसका मतलब ये जो 0 था वो खत्म हो गया साइन एक्स का फंक्शन कॉल होते ही, जब जैसी कंट्रोल यहाँ पे पहुंचा तो ये 0 खत्म हो गया, और अब x के अंदर 60 जो है वो असाइंड है। आउटसाइड द फंक्शन वेरिएबल इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। अभी ग्लोबल नहीं है, हाँ हम इसको ग्लोबल बना सकते हैं, और इस वेरिएबल को भी हम इनसाइड द फंक्शन यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द ग्लोबल कीवर्ड। ठीक है, वो कैसे करना है उसको भी समझते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो एक फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है और अंदर ही मर जाता है, उसको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, उससे जो अगली चीज है वो चीज है आपकी ये, इसकी तो अब जरूरत नहीं है ना फंक्शन पैरामीटर बार बार समझाने की। ग्लोबल वेरिएबल पे चलते हैं। और ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, जिसको हम एक फंक्शन जो आउटसाइड द फंक्शन बॉडी हमने क्रिएट किया और हम चाह रहे हैं उसी फंक्शन को हम इनसाइड द बॉडी भी यूज कर लें और प्रोग्राम बॉडी के अंदर कहीं पे भी उसको इस्तेमाल कर सके, तो ऐसा वेरिएबल जिसको पूरे प्रोग्राम के अंदर हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। लोकल वेरिएबल में ऐसा नहीं था। लोकल वेरिएबल जो था वो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही जो है वो क्रिएट होता था और अंदर ही मर जाता था। लेकिन ग्लोबल जो वेरिएबल होगा, वो ग्लोबल वेरिएबल उसको हम कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ये दोबारा बता दें कि ये मरा क्यों? अच्छा, ये मरा इसलिए क्योंकि उस फंक्शन ने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। कोई इंक्रीमेंट कर दिया, कोई डिक्रीमेंट कर दिया, और उसको हम फॉर द टाइम बीइंग एक एंटिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली एंटिटी के लिए हमने अगेन से उसकी वैल्यू जो है वो 0 रखनी है। ठीक है, नीचे उसके अंदर कभी किसी एंटिटी के लिए हो सकता है 0, कोई उसके मार्क्स अलग है, अगले के मार्क्स अलग है, तीसरे के मार्क्स अलग है। तो इस वजह से हर एक एंटिटी की सिचुएशन डिफरेंट होती है। इस वजह से हम ये जो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं इसका लोकल वेरिएबल का, उसको हम डिस्ट्रॉय इसलिए करवाते हैं ताकि अगली एंटिटी के लिए जब ये फंक्शन कॉल हो तो दोबारा से रिफ्रेश हो जाए और इसकी वैल्यू रीसेट होके हमें जो है वो मिले। जैसे ही हम इस फंक्शन को दोबारा से कॉल करें, एक्स जो है वो दोबारा से 0 हो जाए, ताकि नीचे कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कोई छेड़खानी हमने इसके साथ की है तो वैल्यू इसकी रीसेट हो जाए, ये ना हो कि इसने वैल्यू अपनी रिटेन की हुई हो। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन की बॉडी के अंदर ही बना और अंदर ही डिस्ट्रॉय हो गया, उसको हमने लोकल बोल दिया। लेकिन एक ऐसा वेरिएबल जो एक फंक्शन की बॉडी के बाहर बना और उसको हम कहीं पे भी फंक्शन की बॉडी के अंदर या फिर फंक्शन की बॉडी के बाहर कहीं पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम उसको ग्लोबल डिक्लेयर करवा के हम उसको फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या बाहर क्या कहीं पे भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थ्रू आउट द प्रोग्राम
बॉडी वो कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसे वेरिएबल को हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वो देख लें यहाँ पे जो दी है उन्होंने। उसने एक वेरिएबल बनाया फंक्शन की बॉडी के बाहर, उसका कोई नाम रख लिया सम वेरिएबल इज इक्वल टू 15, उसको वैल्यू दे दी, फंक्शन बनाया एड इट का, और उसकी बॉडी के अंदर अब यहाँ पे उसने ग्लोबल लिखा है, ग्लोबल सम बार। इसके अंदर कोई उसने वैल्यू असाइन नहीं की, सिंपल उसने कहा कि ग्लोबल है सम बार, कि इस सम बार की जो भी वैल्यू है मैं उसको यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ये एडिट के फंक्शन के अंदर इसको हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ग्लोबल सम बार का मतलब ये होगा कि इसी वेरिएबल को अब वो पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कि डॉलर साइन सम बार के नाम का कोई वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है या नहीं, और अगर डिक्लेयर्ड है तो उसको कौन सी वैल्यू जो है वो असाइंड है। तो सम बार को वो मिल जाएगी वैल्यू 15, ठीक है। तो वो अगले ही स्टेटमेंट के अंदर वो सम बार के अंदर एक इंक्रीमेंट कर देगा और प्रिंट करवा देगा कि सम बार इज डॉलर साइन सम बार, ठीक है। और एडिट का फंक्शन जैसे ही कॉल करेगा, तो एडिट का फंक्शन कॉल किया, पहली स्टेटमेंट उसको मिलेगी ग्लोबल सम बार, तो पूरे प्रोग्राम बॉडी के अंदर वो ढूंढेगा सम बार के नाम का कोई वेरिएबल है, उसको मिलेगा सम बार के वेरिएबल का नाम, वो 15 उसके अंदर वैल्यू असाइंड होगी, इस 15 को वो 16 करेगा इंक्रीमेंट करके और उसको प्रिंट आउट कर देगा सम बार इज 16। तो इस तरह जो है वो हमने एक वेरिएबल जो आउटसाइड द फंक्शन बॉडी डिक्लेयर किया था उसको हमने इनसाइड द फंक्शन बॉडी जो है वो यूज कर लिया है, और उसको अब हम इस तरह जो है वो लेके चल सकते हैं। ऐसे वेरिएबल्स जिनको पूरे प्रोग्राम बॉडी के अंदर कहीं पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है उसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में लोकल वेरिएबल्स फंक्शन की बॉडी के अंदर ही बनते हैं और अंदर ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसकी भी एक एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। निचला जो है वो कोड हम डाई कर रहे हैं, ठीक है, और ऊपर चल के दोबारा से एक वेरिएबल बना रहे हैं समवार, ठीक है। उसको हमने कोई वैल्यू दे दी, लेट सपोज 50, और नीचे जो है वो एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन का नाम हमने रखा एडिट, उसको कोई करली ब्रैकेट्स के अंदर, अब हम ये नहीं चाह रहे कि हम डॉलर साइन सम बार यहाँ पे करें और इज इक्वल टू फिर कोई वैल्यू यहाँ पे उसको दे दें, बल्कि हम ये चाहते हैं पुरानी वैल्यू ही उसकी यूज हो, ठीक है। तो उसके लिए इस सम बार को हमें ग्लोबल बनाना पड़ेगा। ग्लोबल कैसे बनाएंगे, ग्लोबल का कीवर्ड है, ठीक है, ग्लोबल के कीवर्ड से हम उसको ग्लोबल बनाएंगे। जब ग्लोबल बन गया इसका मतलब अब वो पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कि जी कहीं सम बार तो नहीं है कहीं पड़ा हुआ, तो सम बार उसको मिलेगा 50 और वो यहाँ पे उसको यूज कर लेगा, उसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई। निचले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि डॉलर साइन सम बार इसके अंदर प्लस प्लस किया और यहाँ पे हमने इसको इको करवा दिया कि जी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल कर लो अपनी मर्जी है, इज डॉलर साइन सम बार, ठीक है। और यहाँ पे हमने इस फंक्शन को जो है वो कॉल करना है, फंक्शन हमने कॉल किया एडिट का, ठीक है। इसको कोई पैरामीटर पास ऑन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन को क्रिएट करते हुए भी हमने कोई num1 num2 नहीं दिए थे, इस वजह से कॉल करते हुए भी कोई फंक्शन को पैरामीटर नहीं देने हमने, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, लाइन नंबर 17 पे कोई एरर है, क्या एरर है जी, फंक्शन है एडिट का सम वेरिएबल, सिंटेक्स एरर है, अनएक्सपेक्टेड सेमीकोलन है, वाई सेमीकोलन लगा हुआ है, इधर भी लगा है, एक्सपेक्टिंग दिस ऑन लाइन नंबर 17। अब फंक्शन नहीं यहाँ पे लिखना था हमने, फंक्शन को सिर्फ कॉल करना है, ठीक है। फंक्शन का कीवर्ड तो हम फंक्शन के क्रिएशन के टाइम पे लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए ये उसने एरर शो करवाया था, अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल इज नाउ 51। इसका मतलब उसने 50 को उठाया यहाँ पे और उसके अंदर एक का इंक्रीमेंट करके हमें यहाँ पे बता दिया, ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी को कोई जो है वो कंफ्यूजन है तो आप लोग बता दें। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। सब लोगों को क्लियर हो गया?
लास्ट हमारी एक टर्म रह गई है और वो है स्टैटिक वेरिएबल। पहले इसकी मुझे कंफर्मेशन दे दें कि सब लोगों को चीजें क्लियर है। ठीक है, चलें जी। लास्ट हमारी जो टर्म रह गई है फंक्शंस के हवाले से, उसके अंदर जो चीज़ है वो है एक और वेरिएबल, एक और किस्म का वेरिएबल है जो है स्टैटिक वेरिएबल। तो उसको देख लें। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जो हर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बाद अपनी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको रिटेन रखता है, और फंक्शन बेशक जीरो से दोबारा से स्टार्ट हो जाए, वो अपनी जो वैल्यू है उसको दोबारा से जीरो से स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। सर ग्लोबल वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट करें कोई नंबर? ओ भाई वे जो मर्जी करो, सब्ट्रैक्ट कर लो। आप जो है ये लो, यहाँ से हमने जो है ये कर लिया, इसको डिक्रीमेंट कर दिया तो उसकी वैल्यू 49 हो जाएगी। ठीक है, तो आप बेशक इसको यहाँ से सम वेरिएबल के ऊपर कोई और ऑपरेशन, प्लस इज इक्वल टू या माइनस इज इक्वल टू, ठीक है, करना चाहते हैं, कोई वैल्यू इसके अंदर से माइनस करना चाहते हैं, 25 माइनस कर दिया, ठीक है, सम वेरिएबल में से, तो कोई मसला नहीं है, जैसे मर्जी आप लोग इसको मैनेज कर लें। तो अब उसकी वैल्यू 25 रह गई। ठीक है, अच्छा जी। स्टैटिक की तरफ आए। स्टैटिक क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि ये स्टैटिक वेरिएबल अपनी जो इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड या जो भी इसके साथ हमने सलूक किया होता है, वो उस वैल्यू को रिटेन रखता है, रिफ्रेश नहीं होने देता, रीसेट नहीं होने देता। जैसे हम हर दफा फंक्शन को कॉल करते हैं ना, दोबारा से उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जैसे मैं अगर नीचे किसी फंक्शन की बात करता हूँ, या साइन एक्स का फंक्शन था, अगर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ये चीजें रिमूव कर रहा हूँ, सिंपल एक फंक्शन बनाया असाइन एक्स का, एक्स इज इक्वल टू 0 रखा, और अगले ही लम्हे मैंने जो है वो ई को कर दिया, अगले ही लम्हे उसको मैंने डबल कोट्स लगा के बोला कि जी इको ना करो, चलो हम यहाँ पे $साइन एक्स प्लस प्लस करते हैं पहले, ठीक है, और सेमी कॉलन लगा देते हैं, असाइन एक्स का फंक्शन कॉल करते हैं। असाइन एक्स का फंक्शन कॉल करने के बाद, अच्छा इस सारे को मैं ऊपर ले जाता हूँ जरा, ताकि ये डाई से नीचे आ जाए। इसको गौर से देखें, अभी मैंने क्या किया है, एक फंक्शन है असाइन एक्स के नाम का, एक्स को 0 असाइन किया, एक्स के अंदर एक का इंक्रीमेंट किया और इको करवा ली, द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। ठीक है, अच्छा ठीक है जी, इसको रिफ्रेश किया तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 1 आ गया। ये तो आना ही था, क्यों? क्योंकि सिंपल सा काम किया हमने। मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को, अब वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है, एक्स की 1 हो चुकी है, मैं इस फंक्शन को एक दफा और कॉल करता हूँ। एक दफा और कॉल करने की वजह से अब एक्स की वैल्यू क्योंकि 1 हो चुकी है, तो दोबारा से अब जब फंक्शन को कॉल किया तो ये फंक्शन की बॉडी चलेगी, तो एक्स इज इक्वल टू दोबारा से 0 हो जाएगा और एक्स प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर दोबारा से जो जवाब है वो फिर वही आ जाएगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ भाई साहब कि यहाँ पे मैं जितनी दफा असाइन एक्स कॉल करूँ उतनी दफा वो उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू के अंदर वो अगेन इंक्रीमेंट करे। मतलब एक्स की वैल्यू अगर 1 हो गई है ना, तो वो दोबारा से उसको 0 ना दे, उस एक के अंदर एक इंक्रीमेंट करके 2 कर दे, 2 के अंदर एक इंक्रीमेंट करके 3 कर दे, 3 से 4 कर दे, 4 से 5, 5 से 6। लेकिन वो भाई साहब ऐसा नहीं कर रहे। वो भाई साहब वो जो फंक्शन है वो दोबारा से जैसे ही फंक्शन कॉल होता है, वो पहली स्टेटमेंट के अंदर ही एक्स इक्वल टू 0 हो जाता है। तो वो हर दफा वही, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, वैल्यू ऑफ एक्स इज 1। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि फंक्शन कॉल होता रहे और हमारी वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंटेड ही रहे, तो मैं इस वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम पे इसके साथ एक वर्ड लिख देता हूं, और वो वर्ड है स्टैटिक। स्टैटिक जब इसको मैंने कर दिया,
तो स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको सिर्फ एक दफा हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसको वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। उसके अंदर सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो हो सकता है, लेकिन उसको दोबारा से अगेन वैल्यू हम असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब स्टैटिक एक्स इज इक्वल टू 0 एक दफा होना था, हो गया। अब दोबारा कभी जिंदगी के अंदर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, और हर दफा जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो एक्स के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया तो देखें एक का इंक्रीमेंट दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, हर दफा वो फंक्शन कॉल हो रहा है नीचे, और हर दफा उसकी इंक्रीमेंटेड वैल्यू के अंदर ही एक का इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर करना चाहता हूँ इज इक्वल प्लस इज इक्वल टू 2, हर दफा मैं चाहता हूँ कि 2 का इंक्रीमेंट हो जाए। देखिए जरा रिफ्रेश करेंगे तो पहली दफा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, 14 और फिर 16। तो मतलब ये है कि स्टैटिक वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम बार बार वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, और उसको सिर्फ एक ही दफा वैल्यू असाइन कर सकते हैं। वो अपनी वैल्यू को, इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड वैल्यू को रिटेन रखता है। उसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं की जा सकती। इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं। स्टैटिक वेरिएबल को समझने में कोई मसला है तो बता दें। The final type of variable scoping that I discussed is known as static, in contrast to the variables declared as function parameters, which are destroyed on the function exit। वो कहता है पहले पैरामीटर जैसे ही हम फंक्शन की बॉडी को एंड करते थे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते थे, उनकी वैल्यू रिटेन नहीं रहती थी। तो a static variable will not lose its value when the function exits। फंक्शन कितनी दफा देखें एग्जिट हुआ है, कितनी दफा मैंने दोबारा कॉल किया है, फिर ये फंक्शन एग्जिट हुआ ये चला, फिर ये फंक्शन एग्जिट हुआ ये चला, तो हर दफा ये वैल्यू यहाँ पे इसको ये वाली करली ब्रैकेट मिलती थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी वैल्यू को रिटेन रखा और दाया नहीं होने दिया। When the function exits and will still hold that value should the function be called again। You can declare a variable to be static simply by placing the keyword static in the front of the variable name। तो जो भी वेरिएबल है उससे पहले आप एक स्टैटिक लगा देंगे तो क्या होगा कि आप लोग उसको एज अ स्टैटिक एक दफा डिक्लेयर कर दिया, दोबारा से डिक्लेयर अब आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दें, फिर उसके बाद मैं इसको एंड करता हूँ। अच्छा, अब आप इस स्टैटिक वेरिएबल को यूज करके 2 का पहाड़ा लिख सकते हैं, 3 का, 13 का, 12 का, जिसका भी पहाड़ा लिखना हो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये बताएं मुझे। तो ये टास्क है अब आप लोगों का, ये घर पे करना है आपने बैठ के, और सारे लोग माशाल्लाह पहले ही घर बैठे। तो अभी ये क्लास एंड होती है तो सब लोग ट्राई करें कि पहाड़ा लिखना सीखें स्टैटिक वेरिएबल को यूज करके। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू को तो रिटेन रख लिया, और अब हम क्या कर रहे हैं कि हर दफा उतने का ही इंक्रीमेंट करना है। तो 13 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो एक स्टेप में 13 लिखा, अगले स्टेप में 13 का इंक्रीमेंट, उससे अगले में फिर 13 का इंक्रीमेंट, फिर 13 का इंक्रीमेंट। तो इस तरह जो है आप लोग इसको यूज करके जितनी दफा आप फंक्शन को कॉल करेंगे एक स्टेटमेंट वो जो है वो आउटपुट करता जाएगा। तो इसको जरा करके देखें। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।